गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन आज क्लास 9th विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण के अभ्यास प्रश्न का लेक्चर नंबर आज 3 है। इस पे अपन आगे के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है और वह इस सोने को कहाँ पर विषुवत पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? हाँ, कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के तल पर भार सर्वाधिक होता है और उसमें भी देखें ध्रुवों की तरफ, यहाँ ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है। ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होगा। जी का मान सर्वाधिक का मतलब उसका भार सबसे अधिक होगा और इस पर भार कम होगा। इसका अर्थ ये है कि जो ध्रुव पर जो सोना खरीदा था उसका भार होगा वो विषुवत रेखा पर कम होगा। इसका मतलब भार कम होने का अर्थ है कि वो मित्र होगा वो संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से लिखा है कि किसी वस्तु के भार का मान W/mg जी का मान किस पर निर्भर करता है? स्थिति पर, कि WP इज ग्रेटर देन WE। पोल पर भार होगा वो अधिक होगा इक्वेटर के, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान विषुवत की अपेक्षा अधिक होगा, इसलिए वो संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। अपना आगे का क्वेश्चन देखें, क्या दे रखा है कि एक कागज़ की शीट उसी प्रकार शीट को मरोड़कर बनाएगी गेंद से धीमी क्यों गिरती है? धीमी क्यों गिरती है? जैसे कागज़ की शीट है, आप जानते हैं पृथ्वी तल से किसी भी ऊंचाई से कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है वो एक समान वेग से नीचे आती है। लेकिन प्रैक्टिकल में ये साइंस कहती है कि जी का मान क्या रहता है? वेग में परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में समान रहता है, अर्थात जी का मान समान। लेकिन वस्तु के आकार एवं आकृति के आधार पर जो वायु के प्रतिरोध के कारण एयर रेजिस्टेंस का मान क्या रहता है? वातावरण के अंदर अधिक रहता है। इसका मतलब जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा उसका एयर रेजिस्टेंस अधिक होगा, इसकी चाल क्या होगी? कम हो जाती है तथा धीमे गिरती है। तो अपन कह सकते हैं सीट है वो धीमे गिरेगी जबकि गेंद हो फटाफट, एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कागज की सीट का क्षेत्रफल अधिक होता है जिसके कारण इस पर लगने वाले वायु का प्रतिरोध का मान अधिक होगा, इसलिए इसकी चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है और धीमी गिरती है। जबकि उसी प्रकार की सीट को मरोड़कर बनाएगी गेंद तेजी से गिरती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण ऊपर लगने वाला वायु प्रतिरोध का मान कम होता है और वो तेजी से गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन ये है अगला कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होता है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? आपको पता है W बराबर क्या होता है? m/g। W बराबर m/g। यहाँ पे m का मान चाहे चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो, वहाँ पर क्या रहेगा? 10 किलोग्राम। लेकिन पृथ्वी तल पर WE की बात करें तो अपन लिखेंगे m/g अर्थ, और g अर्थ का मान कितना होता है? 9.8। इसका मतलब WE का मान कितना है? 98 न्यूटन। जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होगा, तो उसका जो भार होगा वो क्या हो जाएगा? WM बराबर m/g 10m 1/6 × 9, तो लगभग कितना होगा? 16.3 न्यूटन। मतलब जी का मान 1/6 होगा तो भार का मान भी क्या होगा? 1/6 होगा। अगर पृथ्वी तल पर कोई भी वस्तु 60 न्यूटन का भार महसूस करती है तो वो चंद्रमा को कितना होगा भार? 10 न्यूटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि
एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो अधिकतम ऊंचाई जहाँ पर गेंद पहुँचती। दूसरा कि पृथ्वी सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। ठीक है, इसको देखें। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक किसी वस्तु को यहाँ पृथ्वी तल से फेंकी गई है, प्रारंभिक वेग u इसको दे रखा 49 मीटर पर सेकंड। ए जी की वैल्यू इसके ऊपर की तरफ जाए, जी की वैल्यू अपन कैसी लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की दिशा में जी नेगेटिव, तो 9 पॉइंट माइनस का 98 मीटर। और यहाँ तक पहुँचना में इसका वेग 0 होगा, तो अंतिम वेग v इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर अपन को देखना है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो ये 9.8 कांस्टेंट रहता है, जी का मान। कम दूरी के लिए बात करते हैं तो जी का मान अपन कांस्टेंट ले सकते हैं 9.8। तो यहाँ पर अपन गति के समीकरण लगा सकते हैं, क्योंकि गति के समीकरण एक नियत त्वरणीय गति के लिए या एक समान त्वरीय गति के लिए ही लागू होते हैं। तो गति के तृतीय समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as, v0 तो u² बराबर माइनस का 2as। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू रख दी, इसमें बता देता हूँ अपन कि a बराबर जी v² माइनस u² बराबर, तो माइनस का 49 तो कितना है 122.5 मीटर। अब लिया गया समय पहले अपन देखें, यहाँ से यहाँ तक लिया गया समय देखें और फिर अपन उसको दुगना कर लेंगे। अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगा गया समय t। अब इसका वेग u दे रखा है 49, v0 g की वैल्यू 9.8, तो समय कितना आएगा 5 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास माना गया है कि अगर वायु प्रतिरोध नगण्य मान है तो जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में लगता है उतना ही समय वापस आने में लगता है। इसका मतलब ये 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड कितने लगेंगे, 10 सेकंड लगता है। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए आगे क्वेश्चन ये कि एक 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। ये हाइट दे रखी है 19.6 मीटर। यहाँ से कोई पत्थर छोड़ा है, पत्थर स्वतंत्र रूप से छोड़ा तो इसका वेग 0, ये मीटर प्रति सेकंड गलत लिखा है इसमें। ठीक है, u बराबर 0 मीटर पर सेकंड। पत्थर छोड़ा जाता है तो पृथ्वी से पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा, तो यहाँ तक पहुंचने में उसका वेग v ज्ञात करना है। ये ऊंचाई अपन को दे रखी है या ये दूरी दे रखी है 19.6। अब ये इस दिशा में करा तो g की वैल्यू 9.8, तो गति के तृतीय समीकरण में रखें v² माइनस u² बराबर 2s। u0 स्वतंत्र रूप से 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 19.6 मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ ये कि यहाँ पर 19.6 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो यहाँ तक उसका वेग भी कितना होगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से किसी पत्थर को अपन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से जी की वैल्यू यहाँ पे अपन को मानेगी होती 9.8, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको 10 दे रखी है तो आपको क्वेश्चन 10 से करना है। तो पत्थर द्वारा पहुँची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तब तक तय की दूरी ज्ञात करनी जब तक वो उसका वेग अंतिम वेग 0 नहीं हो जाते हैं। s ज्ञात करना है जब, तो अपन को v दे रखा है, u दे रखा है, s ज्ञात करना है। तो गति का अपन तृतीय समीकरण से v² माइनस का u² बराबर 2as। तो यहाँ से मान रखें तो s बराबर कितना आएगा u² अपॉन 2g। u 40 80 तो लगभग कितना आएगा 80 मीटर। और दूसरा पूछा है नेट विस्थापन कितना होगा। पत्थर का नेट विस्थापन जैसे ऊपर जाएगा तो पुनः होगा, नेट विस्थापन कितना होगा 0। कितना होगा 0। और चली गई कुल दूरी कितनी होगी 80 मीटर ऊपर गया। देखो इसमें ये भी पूछा, कुल चली गई दूरी पूछा। ठीक है,
80 मीटर तो ऊपर गया और वापस भी 80 मीटर आएगा, तो इसकी तय दूरी कितनी होगी 160, जबकि कुल विस्थापन कितना होगा 0 होता है। विस्थापन 0 क्यों हुआ? क्योंकि विस्थापन क्या होता है अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी। ठीक, अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 16 कि सूर्य पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना है। पृथ्वी का द्रव्यमान ये तरह का है, सूर्य का द्रव्यमान यहाँ दोनों। अब बल के लिए F = G M अर्थ M मून अपॉन उन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, सारी वैल्यू पुट कर दें। गुरुत्वाकर्षण F G की वैल्यू 6.67 10⁻11। ठीक है, इनटू ये यहाँ से काट दो, ये यहाँ पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 × 10⁻24 इंटू 2 × 10⁻30 और इसकी दूरी का इसको लगभग 3.56 इंटू। चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, अपन का फॉर्मूला भाई F = G M1 M2 अपॉन R² या D²। M1 किसी एक पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ये कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति वेग से उत्तर दिशा में फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, कब और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक के पृथ्वी भूमि की सतह कोई बिंदु ए, दोनों की किच की हाइट है 100 मीटर है। पहले देखें कि मीनार की चोटी ए से बिंदु बी की दूरी, इसको अपन ने कितनी मानी S1। ठीक, ए से बी की दूरी कितनी देर की S1। तो यहाँ से देखें यहाँ से किसी पत्थर को अपन छोड़ेंगे, प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा 0 का स्वतंत्र रूप से, और जी की वैल्यू अपन को कितनी लेनी है 10। यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी अपन ज्ञात करें तो दूरी लगभग इसको मान रखेंगे, क्योंकि टी का मान भी नहीं दे रखा है अपन को, वो समय ज्ञात करना है जहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक देखें कि यहाँ से यहाँ तक जो तय की गई दूरी S1 ज्ञात करें, और दूसरी अपन नीचे से फेंके गए पत्थर के दूसरी C से B तक दूरी S2 ज्ञात करें S2, और दोनों S1 + S2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। दोनों का मान अपन उसमें रखें तो T की वैल्यू कितनी आएगी 4 सेकंड। अर्थात इस पॉइंट ए से एक पत्थर ऐसे गिराएंगे, एक पत्थर ऐसे गिराएंगे, फेंकेंगे, तो यहाँ पर T बराबर कितने 4 सेकंड के पश्चात ही मिलते हैं। ठीक, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए 18 कि एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती, ज्ञात कि ये किस वेग से ऊपर फेंकेगी। गेंद द्वारा पहुंच गई अधिकतम ऊंचाई तथा गेंद की देखें इसका कुल समय कि ऊपर से नीचे से ऊपर तक वापस आने में कुल समय 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से अधिकतम ऊंचाई पर तक कितना समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा। तो 3 सेकंड में समय में उसका अंतिम वेग 0 होगा, अंतिम वेग 0, T बराबर 3 सेकंड, G की वैल्यू 9.8। तो यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि वो किस वेग से फेंकी गई। तो कितना आएगा V बराबर U + AT की जगह GT। तो यह आ गया अधिकतम ऊंचाई T का मान है, U का मान है, तो तय की दूरी भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा क्या ज्ञात करना है, चूँकि 3 सेकंड में गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है जिसके पश्चात वह नीचे गिरेगी, इसलिए हमें ज्ञात करना है कि 1 सेकंड में गेंद की चोटी से कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगा, यहाँ से वापस 1 सेकंड पश्चात मतलब 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो 4 सेकंड में कितनी
9 दूरी तय करेगी। तो नीचे से जो गेंद की स्थिति होगी वो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है 44.1, लेकिन ये चौथे सेकंड 4.9 दूरी डिस्टेंस तय करेगी। टोटल कितनी हो जाएगी, नीचे से 39.2 मीटर दूरी पर ही होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव में डूबी गई वस्तु का उत्प्लवक बल किस दिशा में। उत्प्लवक बल हमेशा वस्तु जो तरल पदार्थ है वस्तु के ऊपर की दिशा में कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन भी से पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर वह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, क्योंकि क्या होगा, उत्प्लवक बल तभी कार्य करेगा तो उसकी घनत्व के कारण। ठीक है। जब उत्प्लावक बल का मान होगा वो वस्तु के भार से अधिक होगा तो वो तैरती है। अगर उत्प्लावक बल का मान वस्तु के भार से उत्प्लावक बल का मान अधिक होगा तो वस्तु तैरेगी, उत्प्लावक मान वस्तु के भार से कम होगा तो वो डूब जाती है। ठीक है। तो उत्प्लावक बल अधिक इसलिए उसका गुटके का घनत्व पानी से कम होगा, पानी से कम होगा तो वो तैरेगी। ये अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। वैसे 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन इतना दे रखा है, पानी के घनत्व ये है, तो वस्तु डूबेगी या आएगी। अगर पहले पानी का घनत्व फिर पदार्थ का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, पदार्थ का घनत्व ये है, पानी का घनत्व ये है, पदार्थ का घनत्व अधिक है, पदार्थ का घनत्व अधिक है मतलब पानी के अंदर डूबेगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कैसा 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन ये दे रखा है, पैकेट का घनत्व ये है, तो पानी में तैरेगा या डूबेगा। तो ग्राम बटे पहले पैकेट का घनत्व देखें 1.42 है, जबकि जल का घनत्व 1 है। इसमें मतलब पैकेट का घनत्व अधिक है तो पैकेट पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अपने पास ये लेक्चर, ये गुरुत्वाकर्षण के अपने पास सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब अगले चैप्टर के अपन क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।